एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कल सुबह उठते ही न्यूज आए अब से 1 रुपए बराबर 1 डॉलर, तुम्हारी पहली रिएक्शन क्या होगी? भाई अब तो आईफोन सस्ता हो जाएगा, फॉरेन ट्रिप अब सपना नहीं रहेगा, अमेरिका की सैलरी और इंडिया की सैलरी सेम हो जाएगी। सुनने में तो ये किसी जैकपॉट से कम नहीं लगता, लेकिन सच ये है कि अगर ऐसा कुछ सच में हो गया तो शायद इंडिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही बन जाए। और ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। सोशल मीडिया पर जब भी रूपी वीक होता है एक ही लाइन वायरल होती है, देखो डॉलर फिर जीत गया। जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच कोई मैच चल रहा हो। लेकिन करेंसी की वैल्यू कोई क्रिकेट स्कोर नहीं होती, ये पूरी इकोनॉमी की स्टोरी बताती है। और इसी वजह से स्ट्रॉन्ग करेंसी का मतलब हमेशा स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं होता। जापान डेवलप्ड है, लेकिन उसकी करेंसी डॉलर से बहुत वीकर है। कई कंट्रीज की करेंसी स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी उनकी इकोनॉमी स्ट्रगल करती है। तो फिर असली गेम क्या है? रुपी हर साल डॉलर के सामने वीक क्यों होते जा रहा है? क्या गवर्नमेंट चाहे तो रुपी को कल ही डॉलर के बराबर कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 1 रुपए बराबर 1 डॉलर होना सच में इंडिया के लिए अच्छा होगा, या ये एक इकोनॉमिक डिजास्टर बन सकता है? आज इस वीडियो में हम पॉलिटिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करेंगे, सिंपल एग्जांपल के साथ, नो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स। बस इतना कि वीडियो के एंड तक जब भी तुम न्यूज में डॉलर और रुपी का रेट देखोगे तो सिर्फ नंबर नहीं, उसके पीछे चल रही पूरी इकोनॉमी को समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो कल से 1 रुपए बराबर 1 डॉलर कर सकती है। रियलिटी नहीं। आज के टाइम पर किसी करेंसी की वैल्यू सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, उसके पीछे पूरी इकोनॉमी का रोल होता है। सोचो, अगर दुनिया के हर बिजनेस को सिर्फ एक ही करेंसी में पेमेंट करनी हो तो वो कौन सी करेंसी चूज करेगा? ऑब्वियसली जिस करेंसी पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट हो, और आज वो है यूएस डॉलर। क्यों? क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल ट्रेड, क्रूड ऑयल, गोल्ड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डॉलर में करता है। मतलब ज्यादा लोग डॉलर खरीदना चाहेंगे उतनी ही उसकी डिमांड बढ़ेगी। और इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ेगी। अब इंडिया को देखते हैं। इंडिया हर साल बहुत सारा क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और एडवांस टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है। इनमें से ज्यादातर चीजों की पेमेंट डॉलर में होती है, इसलिए इंडिया को लगातार डॉलर चाहिए। और जब डिमांड बढ़ती है तो रुपीस पर प्रेशर आता है। लेकिन ये सिर्फ इंपोर्ट की स्टोरी नहीं है, एक और फैक्टर है, कॉन्फिडेंस। अगर फॉरेन कंपनीज को लगे कि इंडिया में ग्रोथ होगी तो वो अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करती है। उसके लिए उन्हें डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, इससे रुपी को सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दे तो उल्टा प्रोसेस होता है, रुपए को बेचकर डॉलर खरीदा जाता है और रुपए और वीक हो सकता है। इसलिए करेंसी सिर्फ नोट नहीं होती, वो एक तरह का कॉन्फिडेंस मीटर भी होती है। और इसी वजह से आज जो रेट हम एक्सचेंज बोर्ड पर देखते हैं वो किसी एक डिसीजन का रिजल्ट नहीं, बल्कि लाखों ट्रांजेक्शन्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल इवेंट्स का कंबाइंड रिजल्ट होता है। अब सवाल यह है, अगर रुपये इतने सारे फैक्टर से डिसाइड होता है तो आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि 1 रुपए और 1 डॉलर का गैप धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया? अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। आजादी के बाद इंडिया के सामने सबसे बड़ी चैलेंजेस थी, एक नया देश बनाना। रोड चाहिए थे, रेलवेज एक्सपेंड करनी थी, फैक्ट्रीज लगानी थी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स, हर जगह पैसे चाहिए था। लेकिन इनकम उतनी नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट को बाहर से लोन्स लेने पड़े और इंपोर्ट्स पे डिपेंड रहना पड़ा। उसके बाद आए वॉर्स, 1962 का चाइना वॉर, 1965 और 1971 के पाकिस्तान वॉर्स, फिर 1973 का ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। इंडिया उस वक्त भी ऑयल इंपोर्ट करता था और आज भी करता है। जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया को ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ते हैं, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपी पर प्रेशर आता है। फिर आया 1991, शायद इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि इंडिया के पास सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज बचा था। तब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, मार्केट को खोला गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया और धीरे धीरे रुपी को मार्केट के हिसाब से मूव करा दिया गया। उसके बाद से रुपीस की वैल्यू गवर्नमेंट नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट मिलकर डिसाइड करने लगी। लेकिन एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, रुपी का वीक होना हमेशा फेलियर्स की निशानी नहीं होता। अगर किसी देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हो, जॉब्स क्रिएट हो रही हो, तो थोड़ा वीक करेंसी भी इकोनॉमी के लिए यूजफुल हो सकता है। इसलिए सिर्फ एक्सचेंज रेट देखकर यह डिसाइड नहीं किया जा सकता कि देश स्ट्रांग है या वीक। असली सवाल एक्सचेंज रेट नहीं, उस एक्सचेंज रेट के पीछे की इकोनॉमी है। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर। सोचो, अगर कल सुबह सच में 1 रुपए बराबर 1 डॉलर हो जाए, क्या हम सब अमीर बन जाएंगे या फिर उसके कंसिक्वेंसेस कुछ और ही होंगे? अब मान लो कल सुबह आरबीआई अनाउंस करता है आज से 1 रुपए बराबर 1 डॉलर। पहले 10 मिनट में सोशल मीडिया सेलिब्रेट करेगा,
भाई अब तो आईफोन सस्ता, फॉरेन ट्रिप अब बजट में, हार्वर्ड की फीस भी इजी। और सच कहूं, शुरुआत में कुछ चीजें वाकई सस्ती दिखेंगी। पेट्रोल इंपोर्ट करना कंपैरेटिवली चीप हो सकता है। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स और फॉरेन एजुकेशन का कॉस्ट भी कम लग सकता है। ये सुनने में परफेक्ट डील लगती है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। सोचो, एक अमेरिकन कंपनी इंडिया में ऑफिस क्यों खोलती है? सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ स्किल्ड टैलेंट कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट पर मिल जाता है। अब अगर ₹1 बराबर $1 हो गया, तो इंडियन एम्प्लॉय की सैलरी भी डॉलर टर्म्स में बहुत महंगी हो जाएगी। कंपनी सोचेगी, जब मुझे इतना ही पे करना है, तो ऑफिस अमेरिका या किसी और कंट्री में ही क्यों ना रखूं। और अगर ऐसा लार्ज स्केल पर हुआ, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आईटी सेक्टर, आउटसोर्सिंग और एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस पर। हजारों नहीं, लाखों जॉब्स प्रेशर में आ सकती है। एक और इफेक्ट, इंडिया जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज, कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग दुनिया को बेचता है, वो अचानक बहुत महंगा हो जाएगा। कस्टमर्स चीपर कंट्री की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर सकता है। मतलब एक तरफ इंपोर्टेड आईफोन सस्ता होगा, दूसरी तरफ उस आईफोन को खरीदने वाली जॉब ही रिस्क में आ सकती है। और इसी वजह से इकोनॉमिस्ट सिर्फ एक्सचेंज रेट को देखकर डिसीजन नहीं लेते, वो देखते हैं जॉब्स कितनी बन रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं या नहीं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है या नहीं। क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ सस्ती शॉपिंग से नहीं, रोजगार से चलती है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, तो फिर इंडिया को चाहिए क्या? स्ट्रांग रुपए या सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी? अब तक हमने देखा रुपए वीक क्यों होता है, डॉलर स्ट्रांग क्यों है, और ₹1 बराबर $1 हो जाए तो उसके हिडन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अब बचता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया को करना क्या चाहिए? क्या सिर्फ रुपीस को स्ट्रांग बनाना ही गोल होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। असली गोल होना चाहिए एक ऐसी इकोनॉमी बनाना जहां रुपीस नेचुरली स्ट्रांग हो। डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर सिर्फ एक्सचेंज रेट को फोर्सफुली बदल दिया जाए तो नंबर्स बदलेगा, रियलिटी नहीं। लेकिन अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स इंडिया में बनेंगे, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ग्रो करेगी, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम होगी, और दुनिया इंडियन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदना चाहेगी, तो रुपी की वैल्यू भी धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होगी। यानी करेंसी रिजल्ट है, रीजन नहीं। और शायद इसी वजह से डेवलप्ड कंट्रीज सिर्फ अपनी करेंसी पर फोकस नहीं करता, वो प्रोडक्टिविटी पर फोकस करती है। एजुकेशन, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें मिलकर करेंसी को सपोर्ट करती है। इसलिए जब भी अगली बार तुम किसी को ये बोलते सुनो, बस रुपी को डॉलर के बराबर कर दो, इंडिया अमीर बन जाएगा, तो एक बात जरूर याद रखना, अमीर देश स्ट्रॉन्ग करेंसी की वजह से नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की वजह से बनता है। और जब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, तब करेंसी भी उसका असर दिखाती है। इसलिए असली रेस रुपी वर्सेस डॉलर की नहीं है, असली रेस है इंडिया कितनी वैल्यू क्रिएट करता है। क्योंकि दुनिया में जिस देश की वैल्यू ज्यादा होती है, आखिर में उसकी करेंसी की वैल्यू भी वही डिसाइड करती है। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।